वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबल गौरव। पिछले लेक्चर में हमने प्रिकॉशंस के बारे में बताया था और उसमें बताया था कैसे किसी हेल्मेट को हैंडल करेंगे, कैसे उसका रख रखाव करेंगे, क्या प्रोटेक्शन लेंगे, क्या मास्क यूज़ करेंगे या कैसे ग्लव्स यूज़ करेंगे या आईवीआर यूज़ करेंगे, पीपीई किट यूज़ करेंगे। अब आगे हम बताने जा रहे हैं जो जो उसके वेस्टेज है, बायोमेडिकल की जो वेस्टेज है उसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, किस बैग में रखेंगे, किस पॉली बैग में हम रखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला कौन सा पॉली बैग है या डस्टबिन है? रेड है। रेड में है, रेड कौन सा? 25 लीटर के बारे में पहले देखिए। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल वेस्ट आइटम्स लाइक ट्यूबिंग, कैथेटर, इंट्रावेनस सिरिंज सेट, सिरिंजेस, प्लास्टिक सलाइन ट्यूब, पाउचेस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आपके नुकीले इक्विपमेंट हैं। इससे क्या टच करने पे आपको क्या हो, इन्फेक्शन हो सकता है। आपको प्रिक अगर ये हो जाएंगे तो क्या होगा, उनमें जो पेशेंट को या कोई लगा हुआ HIV या कोई किसी तरह का वो पेशेंट होगा, वो आप में होने के चांसेस हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ ये खतरे का एक संकेत दिखाता है। रेड वैसे भी दिखाता है, इससे ट्रेन रुक जाती है तो रेड से, तो समझिए कि क्या कैसा खतरा है। तो इसीलिए जो रेड में है उसमें क्या है, ये सिरिंजेस हैं और क्या है, ट्यूब्स हैं, कैथेटर्स हैं, इंट्रावेनस ट्यूब्स हैं। इसमें कौन से टाइप का कंटेनर होगा? प्लास्टिक बैग ट्विन बैग सिस्टम में होगा। और ऐसे हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट के भी तौर पे 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड इन द बुक। जो कैसा जो प्रोटोकॉल होता है 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का, और CTF के माध्यम से करेंगे तो ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, म्यूटेशन, शेडिंग एक्सेट्रा ये से करेंगे एज पर एक्ट। जो उसका टाइमिंग होगा, कितने देर तक माइक्रोवेविंग करना है, कितने देर तक ऑटोक्लेविंग करना है, उसको करेंगे ताकि उसमें डिजीज़ है, जो कंटामिनेशन है वो खत्म हो जाए। एंड दूसरा एंड सेकेंड वन इज है इस रेड का स्मॉल में 15 लीटर में। वो किस चीज़ में होता है? जैसे सॉलिड वेस्टेज हो गया आपका, जैसे ब्लड हुआ, बॉडी फ्लूइड हुए, कॉटन्स हुए, ड्रेसिंग हुआ, ये सब किस में रखेंगे? ये भी रेड वाले में रखेंगे, लेकिन स्मॉल बैग में रखेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिरिंज होगा और ये सब होंगे, ये इक्विपमेंट होंगे, ये अलग अलग पॉली बैग में रखेंगे, क्योंकि डिस्कार्ड करते समय ऐसा क्या होता है कि इसका अलग अलग जगह पे डिस्कार्ड किया जाता है। आपने एक ही जगह में सब कुछ भर दिए, चाहे पॉली बैग में सब कुछ, ये सिरिंज भी भर दिए, म्यूकस में वो सब कर दिए, ब्लड भी हो गया, सब कर दिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैथोजन ग्रो करने के चांस हो जाएंगे, ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंटेनर कौन सा रहेगा? प्लास्टिक बैग रहेगा। इंक्रीशन डीप ब्यूरल एक्सेट्रा एज पर शेड्यूल। इसको क्या करें, बहुत अंदर तक जमीन गड्ढा खोद के अंदर दबा देंगे, कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो कॉटन होता है, ड्रेसिंग सॉइल, जब ब्लड होता है, बच्चे जा सकते हैं या कोई जानवर भी जा सकता है आसपास, तो क्या हो सकता है, वो भी कंटामिनेट हो सकता है, उसको भी कहीं से कहीं बीमारी हो सकती है। इसलिए इसका बेस्ट उपाय है कि आप इसको गड्ढा खोदिए ज़मीन में और बरीड कर दिए, दबा दीजिए। एंड सेकेंड बैग इज ब्लू। ये कितने में आता है? 15 लीटर, 25 लीटर एंड 50 लीटर। इसमें वेस्ट शाफ्ट्स, ब्रोकन ग्लास, एम्पुलेस वायल्स, ब्रोकन नीडल्स, ब्लेड्स, स्केपल्स, टचर्स, लेथर्स, ये सब इसमें रखेंगे। ब्लू वाले बैग में हम रखेंगे। इसका कौन सा होगा? प्लास्टिक बैग होगा। और दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, जो ये बैग होगा वो कैसा होगा? पंचर प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या रख रहे हैं, ब्रोकन नीडल्स रख रहे हैं, ब्लेड्स रख रहे हैं, स्कार्फ रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या है, नुकीले हो जा रहे हैं, प्रिक कर सकते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान देना होगा कि ये जो बैग होगा वो कैसा होगा, पंचर प्रूफ होना चाहिए। इसको भी ट्रीटमेंट के लिए देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। इसको भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, म्यूटेशन, शेडिंग एक्सेट्रा एज पर शेड्यूल इन एक्ट। एंड थर्ड वन बैग इज येलो बैग। ये कितने में आते हैं आपके? 15 लीटर, 25 लीटर एंड 30 लीटर।
तो ये येलो बैग्स में क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट में, जैसे ह्यूमन वेस्ट हुआ, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन हुए, ह्यूमन टिश्यू हुआ, प्लेसेंटा हुआ, ये सब इसमें किसमें करें, ह्यूमन वेस्ट हो गया, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन अन ह्यूमन टिश्यू प्लेसेंटा, ये सब हो गए। इसका जो बैग होगा वो कैसा हो, ये भी कैसा होगा, प्लास्टिक बैग होगा। इसको इसमें क्या ट्रीटमेंट है, वो इसमें कोई मतलब हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, डीप बरल ही कर सकते हैं, इसको दबा ही सकते हैं। एंड फोर्थ वन बैग इज ब्लैक बैग। कौन सा बैग, ब्लैक बैग। 1 मिनट। एंड फोर्थ बैग इज ब्लैक बैग, जिसमें इसमें क्या रखेंगे, जो इंसिजेंस एस है, केमिकल बेस्ड है, या जो डिस्कार्डेड जो मेडिसिन्स हैं या ड्रग्स हैं, इसको किस में हम रखेंगे, ब्लैक बैग में रखेंगे। ये कैसा होगा, प्लास्टिक टाइप का बैग होगा। कैसा बैग होगा, प्लास्टिक टाइप का बैग होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, एज लैंडफिल एज पर शेड्यूल, इसको कहीं ऐसे जगह वो डिस्कार्ड करेंगे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ताकि क्योंकि ये मेडिसिन है, कहीं भी कोई भी कहीं भी हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए ये कौन सा बैग है आपका अपना, ये देखिए रेड बैग है, जिसमें एक ये देखिए येलो बैग्स हैं, ये देखिए ब्लू बैग्स हैं, ब्लैक बैग है, एंड दैट्स वन इज ग्रीन बैग। अब आ जाइए, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका एक फ्लो चार्ट हम देखते हैं, कैसे कोई वेस्ट का एक फ्लो चार्ट होता है, समझते हैं उसके बारे में। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाद कहाँ बायोमेडिकल वेस्ट है, और एक क्या है, जनरल वेस्ट है। देखिए दो वेस्ट होते हैं, एक मेडिकली वेस्ट होता है, एक नॉर्मल जो होता है फूड। जो मेडिकली वेस्ट होता है, जैसे स्कार्फ्स का वो हुआ, कॉटन हुआ, ब्लड की वो हो गया, यूरिया हो गया, स्पूटम हो गया, आपका यूरिन हो गया, ये सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट हैं, क्योंकि ये मेडिकली के तौर पर हैं वेस्टेज। लेकिन आप देखिए इनके बारे में जो और वेस्ट हैं, जैसे सब्जी हो गया, जो सब्जी छीलने छिलके हो गए, और ये सब हो गए। और जो वार्ड के में से क्या निकलता है, प्लास्टिक कवर हो गया, नीडल कैप हो गया, प्लास्टिक पेंस हो गया, ये ऐसे सब चीज़ों को हम ग्रीन बैग में यूजली देखिए हॉस्पिटल में ग्रीनीज बैग रखा होगा, उसमें सब में डालते हैं। बाकी जैसा अभी हम पहले बताए हैं कि इनके जो वेस्टेज हैं अलग अलग क्राइटेरिया में फिर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। अब आ जाइए बायोमेडिकल वेस्टेज में, पहला कौन सा वेस्टेज है, वार्ड से निकलेगा, ओटी ओपी एक्सेट्रा से। देखिए इसमें कैसे, यूज्ड कार्बन गैस, बैंडेज एक्सेट्रा, और इसको हम जो पहला डिस्क्राइब किया गया है उसमें जो यूज्ड कॉटन है, ये सब जो सॉलिड वेस्ट, इसको किस में रखेंगे, रेड बैग में रखेंगे, स्मॉल बैग में रखेंगे। और देखिए इन्फेक्टेड कैथेटर, गैजेट, डाइस, एलबी ट्यूब्स, सिरिंजेस, सेलाइन ट्यूब्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा, इसको किस में रखेंगे, ट्विन बैग में बिन में रखेंगे। और ये कौन सा, ये भी कैसा होगा, रेड बैग बिग वाले में रखेंगे, जो ट्यूब सिरिंज से सेलाइन होगा। और ब्लू वाले बैग में हम क्या रखेंगे, डिफरेंट सिरिंज फ्रॉम नीडल एंड डिस्ट्रॉयर, और या ब्रोकन ग्लास, शार्प मेटल्स, वायर लेंथेस, ब्लेड्स एक्सेट्रा। अब देखिए सिरिंज में क्या होता है, सिरिंज एंड नीडल, जो नीडल रखेंगे वो कैसी होनी चाहिए, बैग कैसा होना चाहिए, पंचर प्रूफ होना चाहिए, पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। थर्ड वन इज ऑटोमियल वेस्ट, बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा, टिश्यू, इसको केस में रखना चाहिए, येलो बैग में रखना चाहिए। और जो ब्लैक बैग में क्या रखना चाहिए, इस पार्ट टैबलेट हुआ, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हुआ एक्सेट्रा, इसको किस में रखना चाहिए, हम लोग को ब्लैक बैग में रखना चाहिए। और जैसे आपका देखिए ब्लैक बैग हुआ, फिर ये सब हैं बीन बैग, और ये सब किस में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट स्टोरेज रूम में होना चाहिए, कि यहाँ कहीं नहीं, ऐसे कहीं भी पूरे हॉस्पिटल में कहीं कहीं रख दो। फिर इसके बाद एक स्टोरेज प्रॉपर रूम होना चाहिए, फिर इसको प्रॉपर डिस्कार्ड करना चाहिए। अब देखिए जो ये ग्रीन बैग्स में हम क्या रखेंगे, फूड आइटम्स जैसे प्लास्टिक कवर्स, नीडल कैप, नॉन इन्फेक्टेड प्लास्टर्स ऑफ पेरिस एक्सेट्रा, इसको किस में हम रखेंगे, ग्रीन बैग में रखेंगे, जो क्या है म्यूनिसिपल बेस्ड है, कंपोजिट यार्ड में। एंड अनदर इज प्रिकॉशन फॉर लेबोरेटरीज, दैट्स इम्पोर्टेंट।
द सप्लीमेंट यूनिवर्सल प्रिकॉशन लिस्टेड अबव द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर रिकमेंडेड। ये देखिए, all specimens of blood and body fluids should be put as in a well constructed container with a sealed lid to prevent leaking during transport। ये हम लोग को खास ध्यान देना होगा कि जब हम उस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, जब उस वेस्ट को क्या कर रहे हों, ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, तो ये प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, कहीं से जैसे सामान लाद रहे हैं और इधर से गिरना शुरू कर दे, तो क्या अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, पैथोजन को इनवाइट कर रहे हैं, या खुद आप कंटामिनेट हो जाएंगे, आप खुद किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, किसी डिजीज हो सकती है आपको। एंड सेकेंड वन इज, ये देखिए, वेल कंस्ट्रक्टेड कंटेनर विद सील्ड लिड टू प्रिवेंट लीकिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंड वन इज all person processing blood and body fluids specimen, bloods and body fluid specimen, example removing tops from vacuum tubes should be wear gloves। कोई भी वैक्यूम टॉप से या कुछ भी करना चाहिए आपको, पहला क्या है, आपको स्वयं को बचना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले आप स्वयं को बचेंगे फिर आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो जैसे जब ये डिस्पोजेबल चीज़ें क्या करनी है, हम आप इसको डिस्कार्ड करने हैं, तो सबसे पहले क्या, ग्लव्स अपना प्रॉपर सेफ्टी बना के रखें, इसके बाद ही कोई भी इक्विपमेंट या वेस्ट को टच करें। मास्क एंड प्रोटेक्टिव आई वियर शुड बी worn if mucus membrane contained with blood or body fluid is aspirated। ग्लव्स शुड बी चेंज हैंड वॉश एंड कंप्लीट स्पेसिमेन, जो हम पहले भी बता चुके हैं कैसे जब ग्लव्स को क्या करें, प्रॉपर चेंज कर, जैसे आप कोई वेस्ट करके लिए उसके बाद क्या कर उठा लिए, तो क्या करना है आपको, ग्लव्स चेंज प्रॉपर सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज करने के ग्लव्स को निकाल के उसको डिस्कार्ड करना है, फिर इसके बाद फिर सैनिटाइज करना है, फिर इसके बाद साबुन से या किसी डिसइंफेक्टेंट सोप से आपको पूरी अच्छी तरह से हैंड को वॉश करना है, इसके बाद फिर आप कोई काम करेंगे। For routine procedures such as sociological studies, microbiology, biochemical cabinet is not necessary. However, biological safety cabinets should be used when the procedure are conducted the high potential for germinating droplets। जैसे कोई भी आप प्रोसीजर, रूटीन प्रोसीजर करना है, हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर या कोई माइक्रोवेविंग कल्चर, तो इसमें क्या होगा, आपको सेफ्टी बना के रखनी होगी कि क्योंकि आप अल्टीमेटली आप डिजीज़ वो जो माइक्रोवेविंग कर रहे हैं या कि माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चरिंग कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का भी कल्चर होता है किसी को, तो क्या होता है, प्रॉपर प्रिकॉशन लेने होंगे हम लोग को ताकि हम खुद इन्फेक्ट ना हो सकें। मैकेनिकल पिपेटिंग डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग ऑल लिक्विड्स इन लेबोरेटरी। ये दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो डिवाइसेस होती हैं पिपेटिंग के लिए, उनका यूज़ करने चाहिए। कभी भी माउथ पिपेटिंग नहीं करनी चाहिए। माउथ पिपेटिंग क्या होने से हो सकता है वो जो फ्लूइड है आपके बॉडी के अंदर आ सकता है, जिससे आप उस पैथोजन या किसी भी बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं, गिरफ्त में आ सकते हैं। देखिए लिखा भी है, मैकेनिकल पिपेटिंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग ऑल लिक्विड्स इन अ लेबोरेटरी। माउथ पिपेटिंग मस्ट नॉट बी डन, दैट्स इंपॉर्टेंट। माउथ पिपेटिंग मस्ट नॉट बी डन, माउथ पिपेटिंग हमको नहीं करना है। यूज ऑफ नीडल एंड सिरिंजेस शुड बी लिमिटेड सिचुएशन इज वेयर इज नो अल्टरनेटिव रिकमेंडेशन। हमको लोग को क्या करना है, जो नीडल्स हैं, सिरिंज हैं, उसका लिमिटेड यूज करना है जब तक कोई अल्टरनेट ना रहे। अगर अल्टरनेट है उसका तो उसको यूज करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह की इंजरी से, किसी भी तरह का प्रिक से बचे जा सकें। लेबोरेटरी वर्क सरफेस शुड बी डिकंटामिनेटेड विद एप्रोप्रिएट केमिकल जर्मिसाइड आफ्टर स्पिल ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। जो लेबोरेटरी के जितने वो हैं वो उसको क्या करें, डिकंटामिनेट करने के लिए
हम लोग को प्रॉपर देखिए हॉस्पिटलाइज्ड में इसकी प्रॉपर क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आप क्या अल्टीमेटली आप डिजीज़ के हरदम कांटेक्ट में रहते हैं, तो ऐसा हरदम क्या जर्मीसाइडल करके स्प्रे करके हमको प्रॉपर उसकी सफाई करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कौन कहाँ से आ रहा है, वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, उनका म्यूकस गिरा है, ब्लड गिरा है, कुछ भी गिरा है, तो हम कोई भी होते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे हैं स्प्लिट करके वहीं चले जाते हैं, वहीं पे कुछ भी करते हैं ऐसे ऐसे कि थूक के चले जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर हो सकता है वो भी क्या हो, किसी भी डिजीज़ का शिकार हो, पैथोजन उनके अंदर बॉडी में हो, आप किसी कॉन्टेक्ट में आके टच में हो गए, हॉस्पिटल गए थे देखने बचाने किसी पेशेंट को और खुद उस बीमारी का शिकार हो के आ गए। तो जब हम भी कोई भी ऐसे नॉर्मल भी अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए। हमको इधर उधर की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, जहाँ पे कंटामिनेशन हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और प्रॉपर अपनी टेक केयरिंग करनी चाहिए। आप अपनी टेक केयर आप खुद कर सकते हैं, करेंगे तभी आप बचाए जा सकते हैं। अब देखिए लेबोरेटरीज वर्क शुड बी Laboratories work should be decontaminated by the appropriate chemical germicidal after spill of blood or the body fluid for work activity is are completed। जब कोई भी वर्क एक्टिविटी या कोई भी हम क्या करें कंप्लीट कर लें, कुछ जो हमको टेस्ट लगाना हो या फिर वो कर लें, इसके बाद प्रॉपर हमको जर्मीसाइडल से उसको क्लीनिंग करनी चाहिए, फिर इसके बाद हटना चाहिए उस जगह से, ताकि वहाँ पे कोई अदर आए तो वो इन्फेक्ट ना हो पाए। उस contaminated materials should used in the laboratory should be decontaminated before reprocessing or placed back of the container disposal according to the universal procedure। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें देखिए जितने पॉइंट्स हैं एक सब कुछ न कुछ बता रहे हैं। देखिए जो कंटामिनेट जो बैग्स होंगे उनको क्या प्रॉपर डिस्पोजल अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन अभी हम पिछले लेक्चर में बताया था कैसे जो प्रॉपर उनका क्या होना चाहिए, डिस्कार्डेड एक फ्लो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। और कि कोई भी जो बैग्स में रखते हैं पहले हम कोशिश यही करनी चाहिए उस जो हम इक्विपमेंट को यूज़ किए उसको क्या जो उसको पहले डिकंटामिनेट कर दें, फिर इसके बाद उसी बैग्स में या डिस्कार्ड करें। Equipment that has been contaminated with blood or other body fluids should be decontaminated and cleaned before repaired in the laboratory or transport or manufacturer। हम लोग जो इक्विपमेंट हैं जिसमें क्या इक्विपमेंट है उसमें ब्लड लग ही जाता है, कैसे भी करेंगे ब्लड लग जाएगा या कोई भी बॉडी फ्लूइड लग जाएंगे टेस्टिंग के दौरान, तो पहले क्या करना है हम लोग को उसको डिकंटामिनेट करना है प्रॉपर, उसके बाद उसको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, बीइंग रिपेयर, फिर उसको ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भेजे जाते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टेस्ट लगा के गए और क्लीनिंग नहीं किया, ब्लड उसमें लगा है तो उसमें पैथोजन तो होंगे ही, अब ब्लड लगा है तो क्या होगा, जैसे दूसरा कोई गया या आप ही गए, आपने तो क्लीनिंग की नहीं, ऐसे पिपेटिंग या कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, उसमें ब्लड लगा, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली आप क्या ले लिए उसमें ब्लड जो डिजीज़ हैं वो आपके बॉडी में इंटर कर गई हैं। All persons should wash their hand after completing laboratories activities, should remove protective clothing before leaving laboratories। ये इन सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, जब आप लेबोरेटरी से बाहर जाएं तो जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कवरिंग आपने पहन रखी हो, चाहे ग्लव्स हों, चाहे बियर हो, चाहे आपके मास्क हों, उनको क्या अपना प्रॉपर डिस्कार्ड करके फिर सैनिटाइज करके फिर बाहर जाएं, लेबोरेटरी से बाहर जाएं। Almost from the moment of universal precaution were issued and hospital clinics began implanting them, it was recognized that new strategy while protecting hospital person-to-person transmission, sacrificing some measures of preventing patient-to-patient person-to-person transmission।
या ये हमारी मूवमेंट होता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है, जो हॉस्पिटल हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग को क्या खुद अपने हॉस्पिटल्स को क्या चाहिए कि अपनी जो उनके पेशेंट हों, चाहे वो उनके स्टाफ हों, उनका प्रॉपर टेक केयर, कैसे उनको प्रिकॉशन देना है उसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। बाकी वो ऐसा कभी कभी होता है ना कि वो उस बारे में नहीं जानते होते हैं, कोई प्रिकॉशन के बारे में नहीं जानते होते, तो उनको पहले प्रॉपर बताना चाहिए पर्सन पर। और आगे चलते हैं। ऑल्सो बिकॉज मेनी पीपुल ऑफन विथ बर्ड बॉर्न इन्फेक्शन सच एज HIV एंड एड्स डू नॉट हैव सिम्टम नॉर दे आर विजुअली रिकॉग्नाइज बीइंग इन्फेक्टेड। आप जानते हैं जो HIV के लक्षण बहुत दिन लग जाते हैं उसको रिप्रेजेंट होने में कि इस पेशेंट को या इस पर्सन को क्या है, HIV है या कोई ब्लड बॉर्न डिजीज़ है या इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, अब हम नहीं जानते हैं तो उसका इन्फेक्शन हमको भी हो सकता है, इसलिए हमको उसका प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, प्रॉपर यूनिवर्सल जो प्रिकॉशन है उसको लेते हुए हमको उस पेशेंट को टच करना है। विदाउट ऐसे कोई हम पेशेंट को टच नहीं करेंगे। यूनिवर्सल प्रिकॉशन हैड टू मॉडिफाइड इंक्लूड ऑल पर्सन, पेशेंट, क्लाइंट अटेंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी रिगार्डेड वेदर दे आर नॉट इन्फेक्टेड। चाहे वो इन्फेक्ट हो, अभी बताएं, चाहे वो पेशेंट इन्फेक्ट हो या पर्सन इन्फेक्टेड हो या अथवा ना हो, हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उस पेशेंट को टच करने से पहले आप ये समझ लीजिए जिसको कोई बीमारी है, जैसे आप कोई पेशेंट से डील कर रहे हो तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, हो सकता है इसको कोई HIV हो, ना भी हो उसको, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा बना के ये रखिए, या हो सकता है कोई ब्लड बॉर्न डिजीज हो या कुछ भी हो सकता है, ये बना के रखिए। ये माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी लेबोरेटरीज ओपन करने या हॉस्पिटल में, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि ये पेशेंट है, जो मेरे सामने ये जो पेशेंट खड़ा है, इसको कोई बीमारी है, इसको कोई ब्लड बॉर्न डिजीज है। इससे क्या होगा, आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। या सारे नहीं HIV के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं, वो पेशेंट थोड़ी ना बताएगा कि हमको HIV है या है, बहुत बार होता है। और उसके सिम्टम देते हैं, वैसी बात है, उसके सिम्टम भी शो नहीं करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। कुछ जो वायरल इन्फेक्शन है, जल्दी HIV हो गया, ये सब क्या बहुत लेट में शो करते हैं। हो सकता है तब उनके जो डिजीज जो पैथोजन है वो आपके भी बॉडी में आ जाए, आपको भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। Standard precautions are designed for the care of the all person, patient, clients and staff regardless whether they are not infected। चाहे वो पेशेंट हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कोई भी हो, हॉस्पिटल में अगर आप हैं, हो सकता है जो आपका स्टाफ हो या जो क्लब हो, वर्कर्स हो सकता है कहीं से भी उनके अंदर भी तो आ सकता है HIV, या उन्होंने प्रॉपर टेक केयरिंग नहीं की होगी, उस प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे, हो सकता है HIV के पेशेंट में वो भी संपर्क में। पहले हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, अपने आप से तुरंत सावधान रहना चाहिए, ऐसा मान के चलना चाहिए यहाँ पे किसी को भी HIV या कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए पहले अपने आप को प्रॉपर प्रिकॉशन के तौर पर रखना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एविडेंस आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल वर्क प्रैक्टिसेस पब्लिश्ड बाय सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल CDC इन कितने में 1996, updated in 2007 that the prevent transmission of infectious agent in healthcare setting। जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन के एविडेंस है बेस्ड किसके क्लिनिकल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल, ये किसके प्रिस्क्राइब से हुआ है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल CDC, जो इसकी स्थापना की गई थी, इसको लाया गया था इन 1996 में, जिसको फिर से, क्योंकि देखिए जब क्या था ना, पहले उतनी बीमारियां नहीं थी तो जो प्रिकॉशंस बने थे उस हिसाब के बने थे, लेकिन जैसे जैसे अब देखिए कोविड के आगे, पहले कोविड के पहले क्या होता है, प्रिकॉशन कुछ और थे, अब देखिए ये अलग प्रिकॉशंस हो गए। हमको जो पेशेंट से डील करना है, पहले क्या है उसके प्रॉपर टेस्टिंग होगी, फिर क्या होगा, हमको जो पेशेंट को भी डील करेंगे तो मास्क या प्रॉपर, अब तो कोविड ने ऐसा सिखा ही दिया है कि आपको मास्क और सैनिटाइजर तो साथ में रखना ही रखना है, चाहे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, आपको क्या प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर रखना ही पड़ेगा। कोविड ने हमको सिखा दिया है।
दैट्स ऑल अबाउट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। कैसे हम कहते हैं अपनी बॉडी की कैसे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी डिजीज़ की, किसी भी पैथोजन से, किसी भी जो हमारे आसपास के जो जर्मिसाइडल यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन, अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे स्टेरिलाइजेशन से। फिर हम उसमें बताएंगे कैसे कि स्टेरिलाइज करेंगे अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो कैसे हम स्टेरिलाइज करेंगे, कैसे हम खुद बचेंगे। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।